और नव आयामी समग्र चिकित्सा प्रस्तावना। मानव शरीर की संरचना में कंधा शोल्डर जॉइंट सबसे गतिशील और जटिल जोड़ों में से एक है। जब इस जोड़ की स्वाभाविक गतिशीलता बाधित हो जाती है तो हाथ हिलाना भी अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। तो इस स्थिति को आधुनिक चिकित्सा में फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। सनातन चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इस व्याधि का सटीक वर्णन अपवाहु के रूप में मिलता है। ये केवल एक स्थानीय शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर छिपे गहरे दोषों, विशेषकर वात दोष के कुपित होने के परिणाम है। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ इस लेख में फ्रोजन शोल्डर को जड़ से समाप्त करने के लिए एक विस्तृत, प्रामाणिक और नव आयामी समग्र चिकित्सा मार्गदर्शिका प्रस्तुत की जा रही है। इस संपूर्ण विवेचन में पारंपरिक ज्ञान, शून्य खर्च चिकित्सा, विशिष्ट होम्योपैथिक वर्गीकरण और आधुनिक पद्धतियों के समन्वय को समाहित किया गया है ताकि कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। फ्रोजन शोल्डर अपवाह क्या है? आधुनिक चिकित्सीय दृष्टिकोण, मेडिकल एनाटॉमी। हमारे कंधे का जोड़ एक बॉल और सॉकेट का जोड़ है। इस जोड़ को आपस में जोड़े रखने के लिए इसके चारों ओर लचीले और मजबूत टिश्यूज का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे जॉइंट कैप्सूल कहते हैं। सामान्य स्थिति में इस कैप्सूल के भीतर साइनोवियल द्रव्य होता है जो जोड़ को चिकनाई प्रदान करता है ताकि हाथ आसानी से घूम सके। फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में इस कैप्सूल के भीतर तीव्र सूजन आ जाती है जिससे ये कैप्सूल सिकुड़ने लगता है, मोटा और अत्यधिक सख्त हो जाता है। चिकनाई की कमी और अंदरूनी खिंचाव के कारण वहां स्कार टिश्यूज का निर्माण होने लगता है जिससे कंधा पूरी तरह जाम हो जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अपवाहु एक शुद्ध वायु है। शरीर के भीतर दीदी आपका नेटवर्क चला गया। मुझे आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही। के अनुसार अपवाहुक एक शुद्ध वात व्याधि है। शरीर के भीतर स्थित 5 प्रकार की वायु में से व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में गति और रक्त संचार को नियंत्रित करती है। जब अनुचित खान पान, मानसिक तनाव, अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन या शारीरिक कमजोरी से व्यान वायु कुपित हो जाती है तो वह कंधे के अंश संधि यानी शोल्डर ज्वाइंट में जाकर वहां के संश्लेषक कफ जो जोड़ की चिकनाई पैदा करती है, जो चिकनाई होती है, उसको सुखा देती है। चिकनाई सूखने से वहां की नसों और मांसपेशियों का शोष होने लगता है। आयुर्वेद ग्रंथ माधव निधान में स्पष्ट कहा गया है कि जब वायु जब अंश संधि के मूल में संकुचन पैदा करती है तो हाथ की चेष्टा मतलब गति नष्ट हो जाती है। इसे अपबाहुक कहते हैं। नया बनाम पुराना रोग, अवस्थाओं में अंतर। फ्रोजन शोल्डर का रोग अचानक तीव्र रूप धारण नहीं करता, बल्कि यह धीरे धीरे महीनों की अवधि में बढ़ता है। इसे मुख्य रूप से नया और पुराना के आधार पर 3 चरणों में समझा जाता है। लक्षण और विशेषताएं। नया रोग, फ्रीजिंग स्टेज, पुराना मध्यम चरण, फ्रोजन स्टेज, अत्यधिक पुराना अंतिम चरण, थाविंग स्टेज। समय अवधि, शुरुआत में 1 से 6 महीने तक, दूसरा 6 से 12 या 15 महीने तक, और तीसरी अवस्था होती है 1 से 2 वर्ष या उससे अधिक। दर्द की प्रकृति, इसमें जो दर्द की प्रकृति है, अत्यधिक तीव्र और असहनीय दर्द, रात को करवट लेने
पर या सोते समय दर्द चरम पर होता है। दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वह एक गाढ़े सुस्त दर्द में बदल जाता है। दर्द लगभग समाप्त होने लगता है या बहुत कम हो जाता है। जकड़न। जकड़न की शुरुआत होती है, हाथ उठाने में कठिनाई महसूस होने लगती है। कंधा पूरी तरह लॉक जाम हो जाता है। हाथ की गतिशीलता लगभग शून्य हो जाती है। जकड़न धीरे धीरे अपने आप खुलने लगती है और लचीलापन वापस आने लगता है। चिकित्सा का मुख्य केंद्र, मुख्य फोकस सूजन, सूजन को कम करना और तीव्र दर्द को शांत करने पर होता है। जमाव, जो फेब्रेसिस हो रखा है उसको पिघलाना। स्कार टिश्यूज को घोलने और मूवमेंट वापस लाने पर होता है। मांसपेशियों की मजबूती प्रदान करना, यानी पूर्ण गतिशीलता बहाल करने पर ध्यान दिया जाता है कि मांसपेशियों में मजबूती पैदा हो जाए, सूजन कम हो जाए और उसके जो जवाब हैं वो पिघल जाए। नवयामी चिकित्सा पद्धति, यानी 9 तरीके के डायमेंशनल ट्रीटमेंट, 9 तरीकों से फ्रोजन शोल्डर को समूल नष्ट करने के लिए केवल एक पद्धति पर निर्भर रहने के बजाय जब हम 9 अलग अलग प्राकृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आयामों को एक साथ जोड़ते हैं तो पुराने से पुराना रोग भी घुटने टेक देता है। सबसे पहली, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। हमारे घर का रसोई घर आयुर्वेद का साक्षात स्वरूप है। शरीर के भीतर बढ़े हुए वात दोष को शांत करने, नसों के रूखेपन को मिटाने और आंतरिक शोधन के लिए यहाँ अचूक औषधियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे उत्तम में धातु स्रावित जल, अद्भुत प्राकृतिक उपचार सिद्धांत। सोना, चांदी, तांबा जैसी शुद्ध धातुओं में प्राकृतिक रूप से बात शामक, सूजन रोधी और नस नाड़ियों को शक्ति देने वाले गुण होते हैं। इन धातुओं के औषधीय गुण जब जल में स्रावित होते हैं तो वह जल जोड़ों के कड़ेपन को भीतर से पिघलाता है। निर्माण विधि: एक मिट्टी या स्टील के पात्र में 2 गिलास पानी ले लें, लगभग 500 ml। इसमें शुद्ध सोने का एक सिक्का या तार जो 20 से 24 कैरेट से ऊपर हो, मतलब 10 से 14 कैरेट से ऊपर हो। शुद्ध चांदी, सिल्वर का सिक्का या तार। शुद्ध तांबा का एक टुकड़ा, सिक्का अच्छी तरह साफ के डाल दें। इस पानी को धीमी आंच पे तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। सेवन: इस धातु स्रावित जल को छानकर सुबह खाली पेट गुनगुना पिएं। स्वर्ण नसों को बल देगा, चांदी सूजन को कम करेगी, तांबा जोड़ों के बात एवं दर्द को नष्ट करेगा। पुराने फ्रोजन शोल्डर में यह कायाकल्प की भांति कार्य करेगा। लहसुन का दूध, यानी लहसुन क्षीर पाक। सामग्री: 4-5 कलियां देसी लहसुन के, 1 कप गाय का दूध और 1 कप पानी। विधि: लहसुन की कलियों को छीलकर पीस लें। इसे दूध और पानी के मिश्रण में डालकर धीमी आंच पर उबालें। जब उबलते उबलते पानी पूरी तरह जल जाए, केवल 1 कप दूध बचे तो इसे छान लें। सेवन का समय: इसे रात को सोते समय गुनगुना पिएं। लहसुन आयुर्वेद में परम वातनाशक और नस नाड़ी शोधक माना गया है। यह जोड़ों के भीतर के अवरोधों को खोलता है। त्रिऔषधि पाचक चूर्ण: मेथी, सौंठ और हल्दी बराबर मात्रा में लें। मेथी और सौंठ को कूटकर महीन चूर्ण बना लें, उसमें हल्दी भी मिला लें। आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम भोजन के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। यह शरीर में भीतर जमे आम दोष यानी टॉक्सिन को नष्ट करके यूरिक एसिड और सूजन को कम करता है। घरेलू तेल एवं पोटली से स्वेदन यानी बाहरी उपचार। तेल की निर्माण विधि: 50 मिलीलीटर शुद्ध तिल या सरसों के तेल में 5
कलियां लहसुन की, आधा चम्मच अजवाइन और एक चुटकी मेथी दाना तब तक पकाएं जब तक कि लहसुन काला ना हो जाए। इसे छान कर रख लें। इस तेल से प्रभावित कंधे पर नीचे की ओर गर्दन से हाथ की तरफ हल्के हाथों से मालिश करें। सेंधा नमक अजवाइन की पोटली बनाएं। एक सूती कपड़े में 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सेंधा नमक बांधकर पोटली बना लें। इसे सूखे तवे पर गर्म करें और तेल मालिश के तुरंत बाद कंधे की अच्छी तरह से सिकाई करें। सेंधा नमक और अजवाइन की सूक्ष्म उष्मा अंदरूनी कैप्सूल की कड़वाहट और जकड़न को पिघला देती है। दूसरा आयाम, पहला जो हमारा था रसोई घर से, जिसमें धातु स्रावित जल, लहसुन की खीर, हल्दी मेथी सोंठ का चूर्ण और घरेलू तेल की मालिश और सिकाई। आयाम 2, होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा लक्षण और उसके वर्गीकरण। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सदृशता के सिद्धांत लाइक क्योर लाइक्स पर काम करती है। फ्रोजन शोल्डर के उपचार में होम्योपैथी अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें कंधे के हिस्से दाएं या बाएं और रोग की अवस्था नया या पुराना और लक्षणों के सटीक मिलान के आधार पर दवा चुनी जाती है। अब इसमें होम्योपैथी चिकित्सा में वर्गीकरण कैसे किया जाएगा? सबसे पहला, दायां, दाहिना कंधे में अगर ये तकलीफ है और तीव्र दर्द है, दाहिने कंधे में है, तीव्र दर्द है, तो एक दवा आती है होम्योपैथी में, सनगुरिया कैनविस। और दूसरी फेरम मेट, मतलब फेरम मेटेलिकम। तीव्र दर्द हो और रात का दर्द हो, अगर रात में दर्द उठता है तो फेरम मेटेलिकम दाहिनी साइड की तरफ से, और तीव्र दर्द है तो सनगुरिनिया कैनविस। और वही अगर बाएं कंधे में है तो फेरम फॉस, इधर फेरम मैट है तो उधर फेरम फॉस जब शुरुआती सूजन है, और स्पाइजिलिया जब नसों का दर्द बिजली जैसा हो, और लीडम पाल जब ठंडी सिकाई से आराम मिले। लीडम पाल कब? जब ठंडी सिकाई से आराम मिले। अब इनकी दायां और बायां है, इन दोनों में तो दवाओं का अलग हो गया वर्गीकरण। उसी तरीके से इनकी अवस्थाएं एवं मूवमेंट के सामान्य लक्षण। रस्टक्स कब देनी है? जब सुबह में जकड़न रहे लेकिन लगातार हिलाने डुलाने से, मूवमेंट करने से आराम मिल जाए। ब्रोनिया कब देनी है? जरा से भी हरकत करने से असहनीय पीड़ा हो, और जब हम आराम करते हैं, मान लिया हमारे कंधे में शोल्डर शोल्डर है, अगर हिला तो दर्द बढ़ा और वो नहीं हिला हुआ है तो दर्द नहीं है। रेस्टेक्स कब देंगे? जब हिलता है तब आराम होता है। और एक दूसरी दवा है थैसोनियमियम, ये जब रोग पुराना हो जाए और कैप्सूल कठोर हो जाए, स्कार टिश्यूज को घोलने के लिए, मतलब उसको पिघलाने के लिए, जो मांसपेशियों में जमाव आ चुका है उसको पिघलाने के लिए इस दवा का प्रयोग करें। अगर हम बात करें दाहिने कंधे की विशिष्ट लक्षण और औषधियां, तो सेनगुरेनिया कैनेडिसस जो है, यह दाहिने कंधे के फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे प्रमुख शास्त्रोक्त दवा है। मतलब होम्योपैथी की शास्त्रों के अनुसार ये सबसे प्रमुख दवा है जब दाहिने कंधे में अत्यधिक जकड़न हो और हाथ को ऊपर उठाना या पीठ के पीछे ले जाना कपड़े बदलते समय लगभग असंभव हो जाए, तो यह दवा दी जाती है। फेरम मेटेलिकम, दाहिने कंधे का ऐसा दर्द
जो रात में बिस्तर पर लेटने पे बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे मरीज सो नहीं पाता, लेकिन बिस्तर से उठकर धीरे धीरे टहलने या हाथ को हल्का हिलाने डुलाने से दर्द में आराम मिलता है। बाएं कंधे में फेरम फॉस। बाएं कंधे के फ्रोजन शोल्डर की शुरुआती अवस्था में यह अचूक दवा है जब बाएं कंधे में स्थानीय सूजन, गर्मी और तीव्र दर्द हो जो छूने या अचानक झटका लगने से बढ़ जाता हो। ऐसी अवस्थाओं में, ऐसे लक्षणों में फेरम फॉस। स्पाइजेलिया। यदि बाएं कंधे का दर्द बहुत तीखा हो और वह कंधे से शुरू होकर पूरी बाह, कोहनी, उंगली तक नीचे की ओर बिजली के झटके के जैसा जाता हो, तो स्पाइजेलिया। लीड अप बाल। बाएं कंधे का वह पुराना दर्द जिसमें जोड़ के अंदर असहनीय गर्मी महसूस होती हो, लेकिन गर्म सिकाई से दर्द बढ़ता है और ठंडे पानी या बर्फ की सिकाई से आराम मिलता है। रोग की अवस्था और मोमेंट, गति के आधार पर मुख्य औषधियां। अभी तो ऊपर जो देखे दाएं बाएं और दर्द की स्थिति के अनुसार, अब इसके मूवमेंट के अनुसार होम्योपैथी कौन सी दवा है? रस्टक्स नए और पुराने दोनों रोगों में जकड़न की सबसे बड़ी दवा है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि जब मरीज आराम की स्थिति से हिलने का प्रयास करता है, जैसे उठने पर, तो अत्यधिक दर्द और कड़ापन होता है, लेकिन जैसे जैसे हाथ का मूवमेंट लगातार जारी रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, वैसे वैसे उसका दर्द और जकड़न गायब होने लगती है। इसे गर्म सिकाई से बहुत आराम मिलता है। ब्रोनिया एल्वा। यह रेस्टक्स के बिल्कुल विपरीत काम करती है। इसमें मरीज का लक्षण होता है कि हाथ को जरा भी हिलाने से दर्द असहनीय हो जाता है। मरीज हाथ को पूरी तरह स्थिर रखना चाहता है और प्रभावित कंधों के बल लेटने से उसे राहत मिलती है। थीसोनीमियम पुराने क्रॉनिक मामले के लिए एक वरदान है। जब कंधा महीनों से पूरी तरह जाम हो चुका हो और अंदर कठोर स्कार टिश्यूज बन गए हों, तो यह दवा अंदरूनी कड़ेपन को प्राकृतिक रूप से घोलकर जोड़ को लचीलापन वापस ला देती है। बायोकेमिनेशन, इसमें कलकेरिया फ्लोर 6 और मैग्नीशिया फॉस 6। इसकी 4 4 गोली दिन में 3 बार गुनगुने पानी से लेना चाहिए। आयाम 3, शून्य खर्च चिकित्सा। अब शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति आएगी? शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों में स्वमूत्र और गौमूत्र चिकित्सा सबसे शून्य खर्च में है। स्वदेशी चिकित्सा का परम लक्ष्य है स्वास्थ्य के मामले में व्यक्ति को आत्मनिर्भर और शून्य खर्च पर ठीक करना। शरीर और प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह दोनों तत्व परम बात कब सामक हैं। स्वमूत्र चिकित्सा सिद्धांत। स्वमूत्र शरीर का अपना ही अर्क है जिसमें प्राकृतिक एंटीबॉडीज और एंजाइम होते हैं। बाह्य प्रयोग, मालिश एवं पट्टी। सुबह के समय की अपनी मध्य धारा का ताजा स्वमूत्र एक पात्र में एकत्र करें और इसे प्रवाहित कंधे पे 10 से 15 मिनट नीचे की ओर हल्के हाथों से तब तक मालिश करें जब तक कि त्वचा उसे पूरी तरह सोख ना ले। यदि दर्द बहुत तीव्र है तो सूती कपड़े को स्वमूत्र में भिगोकर कंधों पर 1 घंटे के लिए पट्टी की तरह रखें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह आकार टिश्यूज को बहुत तेजी से ढीला करता है। आंतरिक प्रयोग, प्रतिदिन सुबह खाली पेट ताजे स्वमूत्र की मध्य धारा का आधा गिलास सेवन आंतरिक नसों के अवरोध को साफ करता है। गौमूत्र चिकित्सा, काउ यूरिन थेरेपी। आंतरिक सेवन,
भारतीय देसी नस्ल की स्वस्थ गाय का ताजा मूत्र सूती कपड़े की 8 परतों से छानकर 10 से 20 मिलीलीटर सुबह खाली पेट आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। ताजा ना मिलने पर 5 से 10 मिलीलीटर गौमूत्र अर्क का प्रयोग करें। यह शरीर के भीतर जमे आम दोष को पिघलाकर बाहर निकालता है। गौमूत्र से सिकाई। आधा लीटर गौमूत्र में 1 चम्मच सेंधा नमक और अरंडी के पत्ते उबालें। इसे गुनगुने द्रव में कपड़ा भिगोकर कंधे की सिकाई करने से टेंडेंस का पुराना से पुराना कड़ापन तुरंत ढीला पड़ता है। और चौथा आयाम एक्यूप्रेशर चिकित्सा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति शरीर के भीतर अवरुद्ध पड़े ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू करती है। फ्रोजन शोल्डर के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर जादुई जैसा काम करता है। कौन कौन सी बिंदु है वो आप लोग अपने रिश्तेदार चाचा जी से पूछ लीजिएगा। पहला एक है LI 15, लार्ज इंस्टेटाइन 15। यह बिंदु कंधे के बिल्कुल शीर्ष पर होता है, जहां बांह की हड्डी और कंधे का जोड़ मिलता है। हाथ को थोड़ा ऊपर उठाने पर यहाँ एक स्पष्ट गड्ढा बनता है। इस बिंदु पर अंगूठे से गोल गोल घुमाते हुए 2 मिनट गहरा दबाव देने से हाथ उठाने की क्षमता दोबारा जागृत होती है। TW14, यह LI 15 से ठीक पीछे की तरफ कंधे के पिछले गड्ढे में होता है। यह कंधे के पिछले हिस्से की मांसपेशियों की जकड़न को खोलता है। दूरस्थ जादुई बिंदु, डिस्टेंस मेरिडियन पॉइंट्स, ST38। यह बिंदु पैर पर घुटने और टखने के बीच के हिस्से के बाहरी तरफ स्थित होता है। एक्यूप्रेशर विज्ञान में इसे फ्रोजन शोल्डर के लिए डिस्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट माना गया है। जब चिकित्सा या परिवार का कोई सदस्य पैर के इस बिंदु पर गहरा दबाव देता है, उसी समय मरीज को अपने प्रभावित कंधे को धीरे धीरे हिलाना चाहिए। इससे बरसों पुराना जाम कंधा भी आश्चर्यजनक रूप से खुलने लगता है। सुजौक थेरेपी, हथेलियों में ब्रह्मांड। सुजौक के सादृश्य सिद्धांत के अनुसार हमारे हाथ की छोटी उंगली और तर्जनी उंगली का ऊपर का सबसे बड़ा जोड़, ऊपर वाला जोड़, टॉप जोड़, हमारे कंधों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभावित हाथ की इन दोनों उंगलियों को पहले जोड़कर सुजौक रिंग से मालिश करें। फिर वहां पेपर टेप की मदद से मेथी या मटर के दाने चारों तरफ चिपकाकर दबाते रहें। आयाम 5, रंग चिकित्सा। रंग चिकित्सा तरंगों और तत्वों के संतुलन पर आधारित एक अत्यंत सौम्य विद्या है। उंगलियों के सुजौक बिंदुओं पर विशिष्ट रंगों का उपयोग करके हम कंधे की आंतरिक स्थिति को बदल सकते हैं। उनमें नीला रंग, यदि कंधे में नया रोग है, तीव्र दर्द है और अत्यधिक अंदरूनी सूजन एवं जलन महसूस हो रही हो, तो प्रभावित हाथ की तर्जनी एवं छोटी उंगली के सबसे ऊपरी जोड़ पर चारों तरफ स्केच पेन से एक मोटी नीली रिंग बना दें। नीला रंग शीतलता प्रदान कर सूजन को खींचता है। और दूसरा काला रंग, यदि रोग बहुत पुराना हो चुका है, कंधा पूरी तरह से लॉक पड़ा हुआ है, तो इसी जोड़ पर काले रंग की रिंग बनाएं। काला रंग अवरोधों को काटता है। कलाई पर चक्र चिकित्सा। पुराना मूवमेंट जाम होने पर कलाइयों पर चारों तरफ लाल रंग की पट्टी बनाएं और अग्नि तत्व बढ़ाकर रक्त संचार तेज करती है। तीव्र सूजन में लाल रंग वर्जित है। रंग हमेशा दिन के समय सूर्य के प्रकाश में ही लगाएं। आयाम 6, मंत्र चिकित्सा, वाइब्रेशनल साउंड थेरेपी। ध्वनि ऊर्जा की तरंगे जब विशिष्ट विद्या में उच्चारित होती है, तो शरीर के भीतर के जल तत्व और कोशिकीय संरचना में हीलिंग पैदा करती है। महामृत्युंजय मंत्र, कोशिकीय पूर्ण जीवन मंत्र जो है महामृत्युंजय का मंत्र, इसका जाप करना चाहिए। विधि: प्रातःकाल शुद्ध आसन पर बैठें, अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ के कंधे पर रखें,
आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ इस मंत्र 11 बार, 21 बार, 41 बार मानसिक या धीमा बंद जाप करें। वह ध्वनि तरंगे जोड़ के भीतर कड़े हो चुके टिश्यूज के कड़ेपन को ढीला करती है। पहला बीज मंत्र है मम। मम जो मंत्र है इसका जाप करना है। मम ध्वनि सीधे मांसपेशियों और नसों के संकुचन को खोलती है। और दूसरा मंत्र है यम, वायु तत्व को नियंत्रित करने वाला अनाहत का बीज है। गहरी लंबी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए भ्रामरी प्राणायाम की भांति मम यम का दीर्घ गुंजन करें और अपना पूरा ध्यान कंधे के जोड़ के भीतर गहराई में केंद्रित करें। सातवां याम योग एवं प्राणायाम। योग शरीर की वायु को संतुलित करने और सूक्ष्म जोड़ों को क्रियाशील रखने का सर्वोत्तम साधन है। प्रातः 5 बजे का समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम वायु का नियमन, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्रतिदिन 15 से 20 मिनट या शरीर की 72,000 कितना है 72,72,102 नसों का संशोधन करता है और बढ़े हुए वात दोषों को समूल नष्ट करता है। कपालभाति मध्यम गति से 5 से 10 मिनट करें ताकि नाभि चक्र सक्रिय हो और शरीर में अनावश्यक वायु एवं कफ दोष बाहर निकाल सकें। सूक्ष्म व्यायाम एवं आसन। स्कंद संचालन, दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखें और कोहनियों को आगे लगाते हुए आपस में मिलाएं। जब कोहनियों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यह क्रिया झटके के बहुत से होने। और आठवां व्यायाम थेरेपी उपचार। पुराने सोल्डर फ्रोजन में जहाँ कैप्सूल चिपक चुका है वहां वैज्ञानिक तरीके से की गई स्ट्रेचिंग ही जोड़ को दोबारा खोल सकती है। खिंचाव उतना ही होना चाहिए जो सहने योग्य हो। जबरदस्ती झटका देने से टेंडेंस टूट जाते हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज, आगे झुककर स्वस्थ हाथ का सहारा मेज पर लें और प्रभावित हाथ को नीचे ढीला लटकाएं। अब इसे पेंडुलम की तरह आगे पीछे दाएं बाएं और गोल गोल घुमाएं। इससे जोड़ बिना दबाव के ढीला होता है। फिंगर लैडर, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। उंगलियों के सहारे दीवार पर धीरे धीरे हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएं। जहां तक संभव हो सके रुकें, फिर नीचे लाएं। तौलिया स्ट्रेच, पीठ के पीछे तौलियों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें। स्वस्थ हाथ ऊपर और प्रभावित हाथ नीचे। स्वस्थ हाथ से तौलिए को ऊपर की ओर खींचे ताकि प्रभावित हाथ में मूवमेंट बढ़े। आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त औषधि एवं पंचकर्म। आयुर्वेद की शास्त्रोक्त रस औषधियों और तेल सीधे कुपित होकर वात का समन करके धातुओं का पोषण करती है। महाराज योग उगल और महायोगराज गुगुल और सिंहनाथ गुगुल दो दो गोली सुबह और शाम को भोजन के बाद गुनगुने पानी या रसनादी काढ़े के साथ लें। यह वायु को शांत कर बात वाहिनी नाड़ियों को शक्ति देता है और आम दोष साफ करता है। एकांगवीर रस, एक एक गोली सुबह शाम शहद के साथ। यह नसों की कमजोरी, संकुचन और हाथ के सूंदपन को दूर करने की सर्वश्रेष्ठ रस औषधि है। प्रसारणी तेल एवं नस्य कर्म। प्रसारणी तेल को हल्का गुनगुना करके कंधे पर हल्के हाथों से मालिश करें। साथ ही प्रतिदिन सुबह शाम नाक के दोनों छिद्रों में दो दो बूंद अनु का तेल या क्षीर वाला तेल की नस्य डालें। नस्य कर्म करें। कंधे का चिपका हुआ कैप्सूल बहुत तेजी से ढीला होता है। पथ्य अपथ्य, क्या खाएं क्या ना खाएं और जीवन शैली के नियम। चिकित्सा जब तक अधूरी है तब तक
खान पान पर बड़ा कड़ा नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि भोजन ही शरीर में वायु का निर्माण करती है। अपथ्य, वर्जित खाद्य पदार्थ जो रोग को बढ़ाते हैं। ठंडी बासी चीजें, फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, बासी भोजन, वात वर्धक सब्जियां जिनमें दालें, गोभी, मटर, भिंडी, अरबी, आलू और विशेषकर उड़द की दाल, यह कंधों के में वायु को तुरंत रोकती है। खट्टी चीजें, अत्यधिक खट्टा दही, छाछ, नींबू, आमचूर, अचार, ये वात और सूजन को बढ़ाते हैं। पथ्य, सेवन करने योग्य खाद्य पदार्थ जो वात को शांत करते हैं। स्निग्ध श्रावित आहार, भोजन में शुद्ध देसी गाय का घी का नियमित प्रयोग करें। सुबह खाली पेट धातु श्रावित जल का नियमित सेवन करें। पाचक मसाले, भोजन को पकाते समय हींग, जीरा, अजवाइन, अदरक, लहसुन और मेथी दाने का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही पिएं। और निष्कर्ष, फ्रोजन शोल्डर या अपबाहु कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ना हो सके। पुराना रोग होने पर इसे पूरी तरह नष्ट होने में 3 से 6 महीने का धैर्यपूर्वक समय लग जाता है। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट। वो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कोई बोल नहीं रहा है? तो नेटवर्क। ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी। स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए के अभियान के तहत फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, जिसमें रसोई घर की इलाज, आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथी इलाज, स्वमूत्र चिकित्सा, गौमूत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, रंग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा और सुजोग थेरेपी। पाठ्यसा दीदी लिखते हैं बुक का नाम बता दें। दीदी, ये बुक का नाम नहीं है, ये बहुत सारी जगहों से लाके एक पोस्ट तैयार किया है। मतलब सब जगह से पढ़ पढ़ के उसको इकट्ठा किया है। और मैं इस पोस्ट को लिखा हुआ पोस्ट जो है, अभी मैं इसको फेसबुक पेज पे, बड़े दिन हो गए फेसबुक पे आजकल कुछ नहीं डालता था।